आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल दुनिया में और खासकर शेयर बाजार की जब बात होती है तो अक्सर सुनने को मिलता है, डेरिवेटिव्स। हाँ, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है ना। हाँ, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है शुरू में, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो इसे ना काफी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करती है। और मजे की बात यह है कि इसका जो मतलब है वो काफी हद तक इसके नाम में ही है, डिराइव, यानी किसी चीज से निकलना या उत्पन्न होना। तो चलिए इसी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जानकारी हमें क्या बताती है। जी हाँ, ये नाम वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। समझने के लिए इन दस्तावेजों के हिसाब से भी डेरिवेटिव का जो बिल्कुल बुनियादी मतलब है वो यही है, कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत किसी दूसरी चीज से निकली हुई है, मतलब उस पर निर्भर करती है। अच्छा, किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है। हाँ, और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा साफ होने लगता है, चाहे आप मैथ्स की बात करें या फाइनेंस की। डेरिवेटिव असल में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा। और इसकी खास बात यह है कि इसका अपना कोई, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट अंदरूनी मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। अपना कोई मूल्य नहीं होता। ओके, हाँ, मतलब इसकी कीमत पूरी तरह से किसी और असेट या किसी बेंचमार्क के उतार चढ़ाव पर ही टिकी होती है। और इसी दूसरी चीज को टेक्निकल भाषा में अंडरलाइंग असेट कहते हैं। हो सकता है ये शब्द सीधे सीधे हर जगह ना लिखा हो, पर भाव यही है कि डेरिवेटिव की कीमत कहीं बाहर से तय हो रही है। अंडरलाइंग असेट, ठीक है। तो ये वो असली चीज हुई जिस पर डेरिवेटिव की कीमत निर्भर कर रही है। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अंडरलाइंग असेट आखिर हो क्या क्या सकता है। मतलब क्या ये सिर्फ सोना चांदी जैसी कमोडिटीज ही होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडरलाइंग एसेट का दायरा तो काफी बड़ा हो सकता है। जैसा कि ये जानकारी भी इशारा करती है, ये सोना, चांदी या कच्चा तेल, मतलब क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज तो हो ही सकती हैं। साथ ही ये किसी कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं, जैसे रिलायंस का शेयर है या टीसीएस का है। ये बाजार के इंडेक्स भी हो सकते हैं, आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स। हाँ हाँ, निफ्टी 50, सेंसेक्स। जी, इनके ऊपर भी डेरिवेटिव्स होते हैं। और तो और ये फॉरेन करेंसीज जैसे डॉलर है, यूरो है, येन है, और उनके एक्सचेंज रेट्स भी अंडरलाइंग एसेट हो सकते हैं। अरे वाह। यहाँ तक कि इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें, वो भी अंडरलाइंग एसेट का काम कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत बदलती रहती है और जिस पर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो, वो अंडरलाइंग एसेट बन सकती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ सोने या शेयरों तक की बात नहीं है, बल्कि करेंसीज और इंटरेस्ट रेट्स जैसी चीजों पर भी डेरिवेटिव हो सकते हैं। ये तो इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल। चलिए वो सोने वाले उदाहरण पर वापस आते हैं जो जानकारी में था। उसमें कहा गया था कि सोने की कीमत पर सौदा हो रहा है, पर उसमें असली सोना इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बस एक तरह का कागजी या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जो सोने की कीमत को बस फॉलो करता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोने का डेरिवेटिव उस उदाहरण में एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, दो लोगों के बीच एक समझौता, और इस समझौते की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे बाजार में सोने की कीमत से जुड़ी होगी। अच्छा। अगर सोने का दाम ऊपर गया तो आमतौर पर उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करेगा। और अगर सोने का दाम नीचे आया तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी उसी हिसाब से बदलेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे लेन देन में कहीं भी फिजिकल सोने की डिलीवरी नहीं हो रही, ना ही उसे रखने की जरूरत पड़ रही है। ये पूरी तरह कीमत के उतार चढ़ाव पर आधारित एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। ये समझना थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि बिना असली चीज खरीदे बेचे उसकी कीमत पर इस तरह सौदा हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इन थोड़े जटिल लगने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब बाजार में सट्टा लगाने का तरीका है? देखिए, ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल के ना मुख्य रूप से दो बड़े कारण होते हैं, जैसा इन दस्तावेजों से भी समझ आता है। पहला तो है रिस्क मैनेजमेंट, जिसे हेजिंग भी कहते हैं। हेजिंग, हाँ सुना है ये शब्द। जी, और दूसरा कारण है स्पेक्यूलेशन, यानी कीमतों के उतार चढ़ाव पर एक तरह से अनुमान लगाना या दांव लगाना। ओके, हेजिंग और स्पेक्यूलेशन। ये हेजिंग वाला क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे, शायद किसी उदाहरण से। जरूर जरूर। हेजिंग का मतलब है अपने आप को भविष्य में होने वाले किसी संभावित नुकसान से बचाना, एक तरह से इंश्योरेंस जैसा। मान लीजिए एक किसान है, ठीक है। उसने गेहूं उगाया है। अब उसे चिंता है कि भाई जब तक उसकी फसल तैयार होकर बाजार में बिकने आएगी, तब तक कहीं गेहूं की कीमतें गिर ना जाए, उसको नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये तो होता है किसानों के साथ। बिल्कुल। तो वो इस रिस्क को कम करना चाहता है। अब वो क्या कर सकता है? वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि
जरिए वो आज ही भविष्य की किसी तारीख पर अपनी फसल को एक तय कीमत पर बेचने का सौदा कर सकता है। अच्छा, आज ही तय कर लिया। हाँ, इससे क्या होगा कि अगर भविष्य में कीमतें सच में गिर भी गईं, तो भी उससे वो पहले से तय कीमत मिल जाएगी। उसका नुकसान सीमित हो गया। इसी तरह सोचिए एक एयरलाइन कंपनी है, उसको डर है कि आगे चलकर हवाई जहाज का ईंधन ATF महंगा हो सकता है, बहुत महंगा। इससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ, उनका तो सारा खर्चा ही फ्यूल का होता है। बिल्कुल। तो वो भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके ईंधन की कीमतें एक तरह से लॉक कर सकती है, ताकि भविष्य में कीमतें बढ़ने के रिस्क से बच सके। तो हेजिंग क्या है? एक तरह का बीमा। आप एक छोटी कीमत चुकाकर या शायद थोड़ा संभावित लाभ छोड़कर बड़े नुकसान के जोखिम से बच जाते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल यूज हुआ। ये तो रिस्क कम करने का एक टूल है। लेकिन आपने दूसरा कारण बताया, स्पेक्यूलेशन। वो हेजिंग से कैसे अलग है? स्पेकुलेशन हेजिंग से काफी अलग है, बल्कि एक तरह से उसका उल्टा समझ लीजिए। हेजिंग में मकसद होता है रिस्क कम करना, जबकि स्पेकुलेशन में मकसद होता है कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना। और ऐसा करते हुए जो स्पेकुलेटर है वो अक्सर रिस्क लेता है। अच्छा। रिस्क लेता है। हाँ। स्पेकुलेटर वो होता है जिसे लगता है कि भाई भविष्य में किसी अंडरलाइंग एसेट, मान लीजिए कोई शेयर है या सोना है, उसकी कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी, और वो इस अपने अनुमान पर पैसा लगाना चाहता है। अब यहाँ डेरिवेटिव्स बहुत काम के हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर लीवरेज देते हैं। लीवरेज, ये क्या चीज है? लीवरेज का मतलब है कि आप थोड़ी सी पूंजी लगाकर एक बड़ी कीमत के सौदे पर कंट्रोल पा सकते हैं, मतलब कम पैसे में बड़ा सौदा। अरे, ये तो सुनने में बहुत फायदेमंद लगता है। कम पैसे में बड़ा सौदा। हाँ, फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये दोधारी तलवार है। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी शेयर का दाम बढ़ने वाला है, आप सीधे 100 शेयर खरीदने जाएं तो शायद ज्यादा पैसे लगे। हाँ। लेकिन आप उन 100 शेयरों के बराबर का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शायद बहुत कम पैसों में खरीद सकते हैं। अब अगर आपका अनुमान सही निकला, शेयर का दाम बढ़ गया, तो आपकी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। और क्योंकि आपने शुरू में कम पैसे लगाए थे, तो आपकी शुरुआती पूंजी पर आपको परसेंटेज में काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ओह, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। हाँ, पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आपका अनुमान गलत निकला और शेयर का दाम गिर गया, तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। लीवरेज जैसे मुनाफे को बढ़ाता है, वैसे ही नुकसान को भी कई गुना बढ़ा सकता है। ओह, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है फिर तो। बिल्कुल, इसलिए स्पेक्यूलेशन में जोखिम काफी ज्यादा होता है। स्पेक्यूलेटर को असल में वो सोना या शेयर रखने या इस्तेमाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका इंटरेस्ट सिर्फ कीमत के सही अनुमान लगाकर पैसे कमाने में होता है। समझ गई। तो हेजिंग हुई जोखिम से बचाओ, और स्पेक्यूलेशन हुआ कीमत पर दांव लगाना, जिसमें लीवरेज के कारण फायदा और नुकसान दोनों बड़े हो सकते हैं। और ये दोनों ही काम एक ही चीज यानी डेरिवेटिव से हो सकते हैं। ये वाकई में दिलचस्प है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के इतने अलग अलग इस्तेमाल हैं। बिल्कुल, और यही चीज डेरिवेटिव बाजार को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना जरूरी बनाती है। ये बाजार उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जो रिस्क कम करना चाहते हैं, यानी हेजर्स, और उन लोगों को भी जो रिस्क लेकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी स्पेक्यूलेटर्स। और इन दोनों तरह के पार्टिसिपेंट्स की वजह से ही बाजार में लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी मतलब आसानी से खरीदने बेचने वाले मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। खरीदार और विक्रेता आसानी से मिल जाते हैं, सौदे आसानी से हो पाते हैं। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, तो डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मूल्य किसी और चीज, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। सही। और ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, शेयर, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स, यहाँ तक कि ब्याज दरें भी। जी। और लोग इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से दो वजहों से करते हैं, या तो जोखिम से बचने के लिए, जिसे हेजिंग कहते हैं, या फिर कीमतों के उतार चढ़ाव पर अनुमान लगाकर मुनाफा कमाने के लिए, जिसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। आपने बिल्कुल सही तरह से इसे समराइज किया है। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन दस्तावेजों का एक तरह से छुपा हुआ संदेश भी है, और जिस पे हमने पहले थोड़ी बात की भी थी, वो है अंडरलाइंग एसेट को समझना। हाँ, ये बात जरूरी लगती है, क्योंकि डेरिवेटिव की कीमत तो पूरी तरह से उस अंडरलाइंग एसेट पर ही निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जान लेना काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई मान लीजिए सोने के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा है, चाहे वो हेजिंग के लिए कर रहा हो या स्पेकुलेशन के लिए, उसे सिर्फ ये जानने से काम नहीं चलेगा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। उसे सोने के बाजार की गहरी समझ होनी चाहिए,
सोना महंगा क्यों होता है, सस्ता क्यों होता है, कौन से ग्लोबल फैक्टर हैं, कौन से लोकल फैक्टर हैं जो सोने की कीमतों पर असर डालते हैं, डिमांड सप्लाई कैसा है, दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है तो सोने पर क्या असर होता है, ये सब जानना पड़ेगा। सही बात है। और यही बात हर अंडरलाइंग एसेट पर लागू होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर पर आधारित डेरिवेटिव में सौदा कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका क्या हाल है, पूरी इकोनॉमी का क्या रुख है, ये सब जानना होगा। हाँ। अगर आप करेंसी डेरिवेटिव में है तो आपको उन देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनके इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड बैलेंस, इन सब चीजों को समझना होगा। डेरिवेटिव तो बस एक जरिया है, एक टूल है। असली खेल तो उस अंडरलाइंग एसेट की समझ का है। उसकी कीमत किधर जाएगी इसका सही अनुमान लगा पाना ही सफलता या असफलता तय करता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब डेरिवेटिव्स में घुसने से पहले उस चीज को गहराई से समझो जिस पर वो टिका है। ये उसके डिराइव्ड या निकले हुए होने का सीधा नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। ये जो निर्भरता है यही डेरिवेटिव की पहचान है और यही उसे समझने की चाबी भी है। तो आज हमने इस जानकारी के आधार पर डेरिवेटिव्स की दुनिया की, कह सकते हैं, पहली परत को खोलने की कोशिश की। हमने समझा कि ये क्या है, इनका मूल्य कैसे तय होता है, ये किस किस चीज पर आधारित हो सकते हैं और इनके मुख्य इस्तेमाल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और स्पेकुलेशन। और हाँ, अंडरलाइंग एसेट को समझने की अहमियत पर भी हमने जोर दिया। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक विचार और भी दिमाग में आता है। जरा सोचिए कि कैसे ये डेरिवेटिव्स बिल्कुल अलग अलग तरह के लोगों और बाजारों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ वो किसान है जिसे अपनी फसल की कीमत गिरने का डर है, दूसरी तरफ शायद कोई बड़ा बैंक है या कोई ट्रेडर है जो उसी फसल की कीमत के भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगा रहा है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों, जिनकी जरूरतें और इरादे बिल्कुल अलग हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आता है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि आज के फाइनेंशियल बाजार कितने इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जहां एक का रिस्क दूसरे के लिए मौका बन जाता है। और इस आपसी जुड़ाव के अपने फायदे भी हैं और अपने खतरे भी, जिन पर शायद हम भविष्य में कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प पॉइंट छोड़ा है आपने कि कैसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल अलग आर्थिक किरदारों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। खैर, उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सरल और साफ हुआ होगा। ये जो मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल शब्द होते हैं, इनकी गांठें खोलना हमेशा ही कुछ नया सिखाता है।